है इंडिया दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी, आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, जिसने आबादी में चाइना को बीट करके पीछे छोड़ दिया। एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 तक इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक डाटा के मुताबिक पिछले 20 सालों में तकरीबन 2 करोड़ इंडियन लोग गुर्बत से निकल आए हैं। इकोनॉमिक एनालिस्ट के मुताबिक इंडिया को नेक्स्ट चाइना कहा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ऐसा क्या किया कि वो दुनिया की टॉप फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी में आ चुका है, और क्या इंडिया चाइना बनने जा रहा है या फिर इकोनॉमिकली चाइना को भी बीट कर देगा? क्या ये सब वाकई हकीकत है या मीडिया प्रोपेगेंडा, और इस सब में पाकिस्तान के लिए क्या सबक है? आइए जानते हैं इन सब सवालात के जवाबात। मुदस्सिर टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। हज़ारों साल तक इंडिया सब कॉन्टिनेंट दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज़ में से एक था। 16वीं सदी तक पूरी दुनिया की 25% ट्रेड इसी सब कॉन्टिनेंट के थ्रू हुआ करती थी। और फिर आए अंग्रेज़। इनके इंडिया पर राज करने के बाद इसको इस हाल में छोड़ा गया कि गोल्डन बर्ड कहलाने वाला कंट्री 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, जिसमें सिर्फ गरीबी और भूख के डेरे थे। इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन 1947 में हुई, जिसके 1.5 साल बाद बॉर्डर के उस पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क का चार्ज संभाल लिया। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की शुरुआत लगभग एक जैसी ही थी, जहां ये तीनों कंट्रीज रिसोर्सेज की कमी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार थे। वहीं बाकी मुल्क जैसे कि हांगकांग, साउथ कोरिया और जापान मुसलसल तरक्की कर रहे थे और एशियन टाइगर्स बन रहे थे। चाइना उस वक्त सिंगापुर की प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। यूँ चाइना ने बड़े क्लोजली सिंगापुर को फॉलो करना शुरू कर दिया। उस वक्त चाइना के लीडर ने कंट्री में ओपन डोर पॉलिसी शुरू कर दी, जिसकी वजह से चाइना में बहुत सारी कंपनीज ने अपने सेटअप शुरू कर दिए। चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज था बहुत ही सस्ती और बड़ी लेबर फोर्स। यह था भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर, और फैक्ट्रीज़ को लो स्किल्ड और सस्ते लेबर की ही ज़रूरत थी। इसीलिए 1980s में चाइना में बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने आना शुरू कर दिया और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बूम आया। इसीलिए लो प्रोडक्ट जैसे कि खिलौने, प्लास्टिक और लीलन की प्रोडक्शन चाइना में शुरू हो गई। इस वक्त चाइना की एनुअल ग्रोथ तकरीबन 10% तक जा पहुंची, और यही वक्त था जब इंडिया ने अपने दरवाजे बाहर के लिए खोल दिए और 1991 से ऑनवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेटी पर आ गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मार्शल लॉ के गहरे बादलों में गिर चुका था। कोई भी इलेक्टिव गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं कर रही थी। 2 से 3 सालों बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही थी और यह आंग मचोली चलती रही, और आने वाली गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिसकंटिन्यू कर देती थी। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो चुका था। यही वो वक्त था जब इंडिया बाजी ले गया। इंडिया पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ था, मगर वहाँ पर आज तक कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा, कभी भी आर्मी ने इलेक्टेड हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा, और इसीलिए वहाँ की पॉलिसीज़ में वक्त के साथ कंटिन्यूटी आती रहती है। और दूसरा एडवांटेज इंडिया को ये मिला कि इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोले जाने वाली कंट्री है। यहाँ पर 10 से 12 करोड़ लोग न सिर्फ इंग्लिश समझ सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं, और यही वजह थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया एक बहुत ही डिज़ायर कंट्री बन गया। और इंडिया को एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला कि एक बहुत ही बड़ी आबादी, जिसमें 58% लोग 30 साल की उम्र से कम हैं, और इतनी बड़ी आबादी के साथ इंडिया चाइना को सस्ती लेबर में कंपटीशन दे रहा है, और इसकी शुरुआत काफ़ी हद तक हो भी चुकी है। इंडियन स्टेट तमिलनाडु में इंडियन कंपनी टाटा एप्पल के लेटेस्ट फ़ोन के मॉडल की कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, और एनालिस्ट के मुताबिक अगले कुछ बरसों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन बनाने वाला कंट्री बन जाएगा। और कुछ ही बरसों पीछे चले जाएं तो चाइना एप्पल फ़ोन को कंप्लीट डोमिनेट कर रहा था। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 20 से 30 सालों में इंडिया में ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोग मिडिल इनकम क्लास में शामिल हो जाएंगे। इतनी बड़ी मिडिल क्लास पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जब लोग ये पैसा खर्च करेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी और कैश फ्लो एक्सपेंड होगा और इकॉनमी मज़ीद ग्रो करेगी। और कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया 2030 तक जापान को भी बीट कर देगा और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और इन 5 सालों में इंडिया को ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जॉब मिली हैं जो चाइना को मिलनी थी। ऐसा लग रहा है कि इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल वर्कशॉप बनने जा रहा है। बड़ी पॉपुलेशन के बाद जिन चीज़ों ने इंडिया को ग्रो करने में हेल्प की वो है एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटलाइजेशन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रोसेस बहुत ही स्पीड से हो जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट आम पॉपुलेशन को एड देती है, जिसमें ये पैसा डायरेक्ट आम लोगों तक अकाउंट के ज़रिए पहुंच जाता है।
जिस की वजह से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। इन सब से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि नेशनल रोड सिस्टम जो कि 2014 के बाद 50% इंक्रीज़ हुआ है, और इसी तरह एयर फैसिलिटीज़ भी 50% इंक्रीज़ हुई हैं, जिनकी वजह से फ़ॉरेन ट्रांसपोर्ट बढ़ रही है। और इसी तरह फास्टर इंटरनेट फैसिलिटी और डाटा तक रसाई हासिल करना बहुत आसान है। और ये सब कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। यही वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंडियन इकॉनमी पिछले कई वर्षों से बढ़ रही है। इन सब फैसिलिटीज़ की वजह से एक ज़बरदस्त स्टार्टअप कल्चर आया है। आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया में 2022 तक लेटेस्ट स्टैटिस्टिक के मुताबिक 107 यूनिकॉर्न्स हैं, जबकि पाकिस्तान में रिपोर्टेडली एक लोकल यूनिकॉर्न है। इंडियन गवर्नमेंट ने लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए $26 बिलियन का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हायर करेंगी। और इसी वजह से सैमसंग जैसी कंपनी ने इंडिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और आखिर में वो 3 करोड़ इंडियन जो बाहर से अपनी फैमिलीज़ के लिए पैसे भेजते हैं, जिनकी वजह से 2021 में इंडिया को 20 करोड़ की रेमिटेंस मिली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है। अभी भी बहुत से एरियाज़ हैं जिनमें इंडिया पाकिस्तान की तरह स्ट्रगल कर रहा है और इसे काफ़ी काम करना है। 2014 में चेन्नई में नोकिया का सबसे बड़ा प्लांट बंद हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन 8000 वर्कर्स जॉबलेस हो गए। इस प्लांट के बंद होने के बाद टैक्स डिस्प्यूट कॉम्प्लेक्स, टैक्स रेगुलेशन और टैरिफ ऑन इंपोर्ट की वजह से काफ़ी फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराती हैं। 2018 के बाद मोदी सरकार ने टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कई फॉरेन कंपनीज चीप लेबर के लिए चाइना की तरफ देख रही हैं। लेकिन अभी तक पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है और डेवलप कंट्रीज़ के कंपेयर में इंडिया काफ़ी पीछे है। अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन भी इंडिया का बहुत बड़ा मसला है और आबादी के साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। और यही सब सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। एक स्टार्टअप मैगजीन के मुताबिक रिसेंट पाकिस्तान में तकरीबन 4000 PhD होल्डर्स बेरोज़गार बैठे हैं और तकरीबन 7 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं। और बेरोज़गारी की वजह से क्राइम रेट और करप्शन बढ़ रही है। और आखिर में दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया की यूथ से ये कहना चाहूँगा, और अपने वतन पर फ़ख्र ज़रूर करें और अपने देश से मोहब्बत ज़रूर करें, मगर आपस के इख्तलाफात को दुश्मनी में मत बदलें। पास्ट में जो हो चुका, अब आगे बढ़ने का वक्त है। दोनों कंट्रीज़ मज़ीद किसी जंग को नहीं सह सकती। मुझे उम्मीद है कि अब ये दोनों कंट्रीज़ ज़रूर बदलेंगी और नफ़रत के बादल छटेंगे और चेंज ज़रूर आएगा। और इसी में कंट्रीज़ का फ्यूचर है। थोड़ी देर ज़रूर मगर अंधेर नहीं। और इस वीडियो का एंड इस बात पर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को बहुत शिद्दत से एक लंबे डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ज़रूरत है और 2 से 3 साल के बाद हुकूमत की तब्दीली को ख़त्म करना होगा और इंडिया की तरह आज़ाद फॉरेन पॉलिसी अपनाना होगी, जहां सिर्फ कंट्री का फ़ायदा देखा जाए। और क्या इंडिया चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और गरीबी को ख़त्म करने में उसे हर हाल में चाइना से आगे निकलना होगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।